Hello everyone, welcome back to my channel. So hope you are doing great for your NORCET mains preparation. So please focus हो जाओ, लग जाओ एंड जितना हो सके ना 10, 12, 14 आवर्स की स्टडी भी करनी पड़ रही है तो करो, ठीक है। जो भी है सारा प्रॉपरली रिवाइज करो, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, ठीक है। और इधर उधर मत देखना प्लीज। लास्ट टाइम पे अगर अलग अलग कोचिंग के कोर्सेज आ रहे हैं, न्यू कोर्सेज लाइक नॉर्सेट मेंस के लिए या फिर कोई न्यू नोट्स आ रहा है तो प्लीज उस पर फोकस नहीं करना है। जो भी आपकी नोट्स है उस पर फोकस करो, क्योंकि नॉर्सेट प्री क्लियर हो गया आपका। इट मीन्स कि आपका जो नोट्स है वो सफिशियंट है। ऑल यू नीड कि आपको अच्छे से रिवीजन करने की जरूरत है, अच्छे से एमसीक्यू प्रैक्टिस करने की जरूरत है एंड प्लीज बहुत ज्यादा मेहनत करो, लग जाओ। क्योंकि प्री क्लियर हो गया तो कोई चांस मत छोड़ो कि मेंस में रह जाओ, क्योंकि अगर हम प्री में हो जाता है मेंस में रह जाते हैं ना तो हमें बाद में बहुत ज्यादा ही हम रिग्रेट करते हैं कि यार प्री हो गया मेंस में रह जाते हैं, मेंस में रह जाते हैं। तो वो वाला सीन इस बार नहीं रहने देना, ठीक है ना। सो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन। सो टुडे इज आवर पार्ट 6 ऑफ आवर नॉर्सेट 10 मेंस एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज, जिसमें हम बेसिकली कैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट इज एनक्लिक्स बेस्ड। अगर जो फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पे उनको मैं बता दूं कि मैंने 4 नॉर्सेट 10 स्टूडेंट्स के लिए मैंने क्या किया है। आई हैव स्टार्टेड नॉर्सेट 10 मेंस एमसीक्यू प्रैक्टिस दैट इज बेस्ड ऑन एनक्लिक्स, मतलब कि सिनेरियो प्रायोरिटी डिसीजन काइंड ऑफ के बेस्ड पे है। सो प्लीज इसको जरूर प्रैक्टिस करो। एंड आज हमारा पार्ट 6 है, मतलब कि पार्ट 5 तक हमने 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट भी हमने क्रिएट किया है। तो प्लीज उसको भी जाके आप देख लेना। आप उसको 1.5x की स्पीड पे देखो, बट जरूर देखो, ठीक है ना। जब आप मील कर रहे हो, जब आप थोड़ा रेस्ट कर रहे हो तब देख लो, सो दैट आपका काइंड ऑफ रिवीजन हो जाए, काइंड ऑफ एमसीक्यू प्रैक्टिस हो जाए। जब आप बोर हो गए हो तब देख लो, बट जरूर देखो, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ऐसे क्वेश्चन देख के हम डर जाते हैं, बट डरना नहीं है। जब बड़ा क्वेश्चन होता है बहुत सिंपल चीजें पूछते हैं ना। सो उन्होंने क्या पूछा है कि वाइल मिस्टर मार्टिन रेस्ट after a lung function test, nurse Susan review her notes on COPD to better understand the specifics of the condition. She comes across several statements and realizes one of them is not quite accurate. One of them is not quite accurate regarding the nature of COPD, that is chronic obstructive pulmonary disease. Which of these assertions about COPD does not stand up to प्रोफेशनल स्क्रूटिनी, मतलब कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि स्टैंड नहीं करता, जो कि गलत है। ए है COPD frequently manifest at a relatively young age। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा COPD के बारे में ओवरव्यू कर दूं। COPD that is chronic obstructive pulmonary disease। So basically क्या है, it is slow progressive as the name suggesting ना, chronic है ना। So slow progressive, स्लो है एंड धीरे धीरे प्रोग्रेसिव भी होता है। सो स्लो प्रोग्रेसिव रेस्पिरेटरी डिजीज है, रेस्पिरेटरी डिजीज ऑफ एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, एयर फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। एयर फ्लो कौन कौन से एयर फ्लो में, यहाँ पे हमारा एक तो हमारा एयरवेज में हो रहा है, जो एयरवे है दैट इज ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में, एंड पल्मोनरी पैरेन्काइमा। पल्मोनरी पैरेन्काइमा बोले तो एल्वियोलाई, मतलब कि हमारा ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई भी इन्वॉल्व होता है इन COPD में। वहां पे क्या होता है, एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है ना, अगर आप ब्रोंकोडायलेटर दो पेशेंट को, ब्रोंकोडायलेटर दो, तो ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है ना वो कंप्लीटली रिवर्सिबल नहीं होता है, कंप्लीटली रिवर्सिबल नहीं होता है। एंड दैट इज द की डिफरेंशिएशन यू कैन डिफरेंशिएट फ्रॉम अस्थमा। सो अस्थमा में भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है, बट वहां पे अगर आप पेशेंट को ब्रोंकोडायलेटर देते हो तो क्या हो जाता है, रिवर्सिबल होता है। बट इन COPD इट इज नॉट कंप्लीटली रिवर्सिबल एंड दैट इज द की डिफरेंस बिटवीन द COPD एंड द अस्थमा। और भी डिफरेंशिएशन है, ये भी एक डिफरेंशिएशन है, ठीक है ना। सो ये हो गया। सो ये बेसिकली दो तरीके का होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक होता है हमारा इम्फाइसीमा और एक हमारा होता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। इम्फाइसीमा इज ऑल्सो नोन एज पिंक पफर, ये भी MCQ आ रखा है। एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस इज ऑल्सो नोन एज ब्लू ब्लॉटर, ठीक है ना। सो इम्फाइसीमा में बेसिकली क्या होता है ना, देयर इज परमानेंट इनलार्जमेंट हो जाता है, परमानेंट इनलार्जमेंट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वियोलाई। जो एल्वियोलाई है ना, उसका परमानेंट
इनलार्जमेंट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन की वजह से धीरे धीरे क्या होता है, इनलार्जमेंट हो जाता है और डिस्ट्रक्शन हो जाता है। अब एल्वेलाई का डिस्ट्रक्शन हो गया और इनलार्जमेंट हो गया तो क्या होगा, एल्वेलाई में ना एयर ट्रैप रहेगा, जो एयर है वो अंदर ही ट्रैप रहेगा, जब हम एक्सेल करेंगे तो प्रॉपरली एयर बाहर नहीं आ पाएगा। सो बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, एयर ट्रैपिंग होगी, एयर ट्रैपिंग होगी, यहाँ पे एयर ट्रैपिंग होगी, एयर ट्रैपिंग होगी। और जो एल्वेलाई की जो इलास्टिक, एल्वेलाई क्या करता है, इलास्टिसिटी होती है ना, बार बार कोलैप्स कोलैप्स कह रही हूँ, एक्सपैंड होता है, ऐसे ऐसे होता है। सो जो इलास्टिसिटी है एल्वेलाई की वो भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है ना। सो बिकॉज ऑफ दैट इसमें एक इंपॉर्टेंट फीचर्स देखने को मिलता है, दैट इज बैरल चेस्ट दैट इज हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स। वो क्यों देखने को मिलता है, बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि एयर अंदर ट्रैप रहती है एंड बिकॉज ऑफ एयर ट्रैपिंग देयर इज हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स और बैरल चेस्ट देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। सो फर्स्ट उन्होंने बोला है कि सीओपीडी फ्रिक्वेंटली मैनिफेस्ट एट अ रिलेटिवली यंग एज, दिस इज रॉन्ग। देखो, यस सीओपीडी कैन अकर एट एनी एज, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो सीओपीडी जो डायग्नोज होता है ना वो आफ्टर 50 के बाद ही पता चलता है। पहले से कफ होता है पेशेंट का तो धीरे धीरे प्रोग्रेस होते जब वो आते हैं दिखाने को डॉक्टर के पास तो पता चलता है। तो आफ्टर 50 के पास बेसिकली आफ्टर 50 के बाद ही बेसिकली सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो आफ्टर 50-60 के बाद ही पेशेंट में डायग्नोस्ड होते हैं, है ना। सो डायग्नोस अर्ली एज पे नहीं होता है। B. COPD originates in the peripheral airways and air spaces within the lungs. Yes, it is correct. COPD जो है वो peripheral airways को भी like bronchi, bronchioles, alveoli सब में originate होता है ना, and air spaces within the lungs. Yes, it is correct. C. The term COPD known globally referred to chronic bronchitis and emphysema. Yes, it is also correct. D. A defining characteristics of COPD is the limited improvement of airflow obstruction. Very very important. Limited थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर दूं, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था ना तो नीचे चला गया ये। हाँ, दिख रहा है आपको? यस, ठीक है। The term COPD the defining characteristics of COPD is the limited improvement of airflow obstruction even with the administration of bronchodilator. तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे क्या होगा, limited improvement of airflow obstruction even with the administration of bronchodilator. So that is the COPD. So ये D भी सही है, C भी सही है, B भी सही है, A is not stand. तो इन्होंने क्या पूछा था, which of these assertions about COPD does not stand up to the professional scrutiny, that is A. A is not stand. So आंसर क्या होगा, A is the correct answer, ठीक है। Coming to the next question, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन ये था। B. In the final hours of her shift, Nurse Susan organizes the medication for her patient, ठीक है। She picked up a vial of ipratropium, a medication frequently administered to COPD patient, yes, like Martin. She remembered that this drug belonged to a particular pharmacological category. Which type of medication is ipratropium? So you know, very important, albuterol, ipratropium, है ना, ये सारे जो ड्रग्स है उसका मैकेनिज्म इस तरीके से आ जाता है। तो हम बोलते हैं ना फार्मा का क्वेश्चन है, हमें नहीं आता है। तो फार्मा इज बेसिकली किसके साथ होता है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की तरह साथ ही होता है। तो हम जब हम एमएसएन पढ़ते हैं ना तो उसके साथ ही साथ फार्मा कवर हो जाता है। तो उन्होंने बेसिकली पूछा है कि जो इप्राट्रोपियम है वो कौन से कैटेगरी में बिलोंग करता है। A drug that reduces inflammation and immune response, that is corticosteroids. Corticosteroids में ये बिलोंग नहीं करता है। corticosteroids में लाइक हाइड्रोकोर्टिसोन हो गया, प्रेडनिसोलोन हो गया, वो ड्रग्स आते हैं, ये नहीं आता है ना। सो ये गलत हो गया। ब्यूडिसिनॉइड हो गया, ये सारे हमारे corticosteroids में आते हैं, ये गलत हो गया। B. A drug that block the action of acetylcholine at parasympathetic site in the bronchial smooth muscles. It is known as anticholinergic. Yes, जो इप्राट्रोपियम है ना वो क्या है, एंटीकोलिनर्जिक और एंटी मस्क्रिनिक भी बोलते हैं इसको, एंटी मस्क्रिनिक। तो ये बेसिकली क्या करता है कि जो एसिटाइल कोलिन जो रिसेप्टर्स है उसको जाके वो ब्लॉक कर देता है। एंड एसिटाइल कोलिन क्या कर रहा है, वो क्या करता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करता है। तो उसको ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा, ब्रोंकियल रिलैक्सेशन हो जाएगा। जो ब्रोंकस के जो मसल्स है वो रिलैक्स हो जाएंगे एंड पेशेंट को सांस लेने में क्या होगा, ईज हो जाएगा। सो यस, इट बिलोंग्स टू दैट।
बी भी पढ़ते हैं। बी उन्होंने क्या बोला है, सी क्या बोला है, अ ड्रग दैट बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ मेडिसिन विच इंक्लूड्स कैफीन, जैसे कि मिथाइल जेंथिन, इसका एग्जाम्पल हमारा है थियोफाइलिन। सो थियोफाइलिन, सो ये हमारा थियोफाइलिन हो गया। सो मिथाइल जेंथिन और थियोफाइलिन होता है जो कि क्या करता है, कैफीन, ये भी क्या करता है, ब्रोंकियल मसल्स को रिलैक्स करता है ना, बट ये इप्रोट्रोपियम इसके अंदर बिलोंग नहीं करते हैं। डी है ड्रग दैट स्टिमुलेट द बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, मतलब बीटा एगोनिस्ट। बीटा एगोनिस्ट कौन सा ड्रग है, एल्ब्यूट्रोल, एल्ब्यूट्रिरोल, एल्ब्यूटिरोल है ना। सो ये भी हमारा गलत हो गया। सो आंसर क्या हो गया, बी इज द करेक्ट। जो हमारा इप्रोट्रोपियम है वो कहाँ है, एंटीकोलिनर्जिक और एंटी मस्क्रिनिक में बिलोंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज द नाइट शिफ्ट बिगिंस Susan prepared to educate Mr. Martin about using supplementary oxygen therapy at home for his COPD. Very important. She want to ensure that he understand the minimum amount of time per day. Minimum amount of time per day he should use the oxygen to reap its benefits. But what is this duration? For it to be beneficial, home-based supplementary oxygen therapy should be administered for at least how much time? तो देखो, जो हमारे क्या बोलते हैं, जो हमारे सीओपीडी के जो पेशेंट्स होते हैं ना, उसमें जो हम जो पेशेंट का जो बेस्ट जो ट्रीटमेंट होता है, दैट इज ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन। ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन वेरी इंपॉर्टेंट, लो फ्लो ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन देना होता है, क्योंकि जो लो फ्लो ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन जो है ना, दैट डिक्रीज द मोर्टेलिटी। मतलब वेरियस रिसर्च हैज सजेस्ट दैट कि जो लो फ्लो ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन फॉर सीओपीडी विल डिक्रीज मोर्टेलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि सर्वाइवल इंप्रूव करता है, जो पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन है वो रिड्यूस करता है, ठीक है ना, जो वर्क ऑफ ब्रीदिंग है वो डिक्रीज करता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो मोर्टेलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। तो जो सीओपीडी के जो पेशेंट हैं उनको हम एजुकेट करते हैं कि घर पे ही आपको लो फ्लो ऑक्सीजन आपको लेना है थ्रू एनी ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, दैट इज नेजल प्रोन द बेस्ट इज, है ना। सो इसमें जो मिनिमम, अब मैक्सिमम होल 24 आवर्स ले सकते हो, बट मिनिमम पूछा है तो मिनिमम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 5 आवर्स, 3 आवर्स, 10 आवर्स, तो 15 आवर्स। तो आंसर क्या होगा, डी होगा, क्योंकि एटलीस्ट 15 आवर्स पर डे तो लेना ही लेना है, सो दैट मोर्टेलिटी डिक्रीज हो, उनको प्रॉपरली ईज ऑफ ब्रीदिंग हो, है ना। सो अकॉर्डिंग टू दैट 15 आवर्स पर डे, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 15 आवर्स पर डे, बट बेस्ट है 24 आवर्स, ठीक है ना। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग हमारे एग्जाम में एमसीक्यू आता है कि इंडिकेशन ऑफ ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन फॉर सीओपीडी पेशेंट। सो इंडिकेशन ऑफ सीओपीडी पेशेंट का ऑक्सीजन का इंडिकेशन क्या होता है, 80, अगर सैचुरेशन लेस देन 88% हो, अगर सैचुरेशन अगर लेस देन 88% हो एट रेस्ट, तो हम पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन देते हैं। बट अगर पेशेंट पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन का है, दैट इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीओपीडी, देन अगर सैचुरेशन लेस देन 89% भी है तो भी हम ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन देंगे पेशेंट को। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्स सुसान स्पेंड द रेस्ट ऑफ हर शिफ्ट diligently caring for Mr. Martin and other patient, all the while making mental notes about COPD symptoms and risk factor. तो क्वेश्चंस का है क्या है, COPD symptoms and risk factor. She realized that some sign and histories could hint at a COPD diagnosis. Yes. What exactly should she look out for? Which of these factors, if present, might suggest a diagnosis of COPD? Very important. तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा आपको रिस्क फैक्टर और क्लिनिकल फीचर के बारे में बता दूं। सो द मोस्ट कॉमन, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर और कॉज फॉर सीओपीडी, सो दैट इज सिगरेट स्मोकिंग। सो इसलिए जो स्मोकर होते हैं ना, क्रोनिक स्मोकर होते हैं, उनमें वेरी हाई चांस फॉर सीओपीडी। सो सिगरेट स्मोकिंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज, ठीक है ना। उसके अलावा हमारा जो आजकल है दैट इज पॉल्यूशन। सो पॉल्यूशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो देयर इज वेरी हाई चांस कि इन द फ्यूचर में हम सब लोगों को सीओपीडी हो सकता है ना, क्योंकि हम इतना ज्यादा पोल्यूटेड एयर में रह रहे हैं। बेसिकली जो दिल्ली में रह रहे हैं उनको तो सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। सो सिगरेट स्मोकिंग हो गया, पोल्यूशन हो गया, ठीक है ना। एंड जो डस्ट होते हैं, डस्ट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, लाइक टोबैको स्मोक की जो डस्ट हो गया, ठीक है, पोल्यूशन हो गया। एंड जेनेटिक भी
एक जेनेटिक फैक्टर भी होता है जो पता होना चाहिए आपको, मे भी एग्जाम में पूछ सकते हैं जेनेटिक में, दैट इज अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। सो अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी की वजह से भी सीओपीडी होने के चांसेस होते हैं। कमिंग टू क्लिनिकल फीचर्स की बात अगर हम करें तो क्लिनिकल फीचर्स में जो कॉमन क्लिनिकल फीचर्स देखने को पेशेंट में मिलता है दैट इज क्रोनिक कफ, क्रोनिक कफ, क्रोनिक कफ हो गया, स्पूटम प्रोडक्शन हो गया, स्पूटम हो गया एंड डिस्पनिया। सो दैट इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा इन द सीओपीडी पेशेंट में। उसके अलावा लाइक चेस्ट टाइटनेस हो गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गया, वेट लॉस हो गया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होंगे क्योंकि स्पूटम इन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में बेसिकली स्पूटम रहता है ना अंदर इनसाइड, तो स्पूटम एक्यूमुलेशन की वजह से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है ना। बैरल चेस्ट जो कि हमने पढ़ लिया, टेकिपनिया हो गया, यूज ऑफ एक्सेसरी मसल्स हो गया, ठीक है ना। ट्राइपॉड पोजीशन भी पेशेंट करते हैं, जो ट्राइपॉड पोजीशन हो गया ये पता होना चाहिए आपको। एंड वन मोर थिंग दैट इज हूबर्स साइन, है ना, ये साइन होना चाहिए पता, इंपॉर्टेंट है। हूबर्स साइन में बेसिकली क्या होता है, देयर इज पैराडॉक्सिकल इनवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब केज ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। तो बेसिकली हम इंस्पिरेशन करते हैं तो क्या होता है, जो रिब केज है वो ऊपर मूव करेगा ना, बट वो इनसाइड मूव करेगा। सो दैट इज द पैराडॉक्सिकल इनवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब केज ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, सो दैट इज नोन एज हूबर्स साइन, प्रेजेंट इन सीओपीडी पेशेंट। सो sustained cough accompanied by a large quantity of sputum, yes it is present. Which of these factor if present might suggest a diagnosis of COPD? तो ये तो होता है all of the given option, okay. C, extended history of heavy tobacco use, so chronic tobacco use, chronic smoker, very high chance yes. D, experiencing breathlessness primarily during physical activity which progressively worsens, yes. So all of the above indicate COPD, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुसान्स शिफ्ट एंड शी रिव्यू द पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ एडवांस्ड सीओपीडी, मतलब क्रोनिक बहुत टाइम से सीओपीडी है, सो एडवांस सीओपीडी में कॉम्प्लिकेशन होगा। सो फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट शी विल हैंड ओवर to the next nurse for Mr. Martin's care. Among the myriad of complications, she knows some are more severe than others. Which of the following condition may result from advanced COPD? So देखो 3 वेरी इंपॉर्टेंट आपको जो कॉम्प्लिकेशन है वो आपको याद रखना है। दैट इज फर्स्ट हमारा पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, क्यों होता है। सेकेंड हमारा होता है कोर पल्मोनल, ठीक है, एंड थर्ड एडिमा होगा इसकी वजह से, कोर पल्मोनल की वजह से। देखो पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन क्यों होगा, मतलब ये आपको पता होना चाहिए था, क्यों का रीजन तो आप सबको पता होना चाहिए, बट स्टिल मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो यहाँ पे क्या हो गया है, जो हमारा पल्मोनरी आर्टरी है, जो पल्मोनरी आर्टरी है वो क्या होगा, कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, है ना। इन रिस्पॉन्स टू सीओपीडी की वजह से जो आर्टरी है वो कंस्ट्रिक्ट हो गई है। अब आर्टरी कंस्ट्रिक्ट हो गई है तो जो ब्लड है वो उस पे प्रेशर लगेगा, है ना, प्रेशर इंक्रीज होगा इनसाइड द आर्टरी, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन है। अब पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन है तो जो राइट लंग्स है, जो हमारा जो राइट साइड जो हार्ट है, वो उस हार्ट को ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा उस ब्लड को पंप करने के लिए टू द लंग्स, है ना, क्योंकि आर्टरी में पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन है, आर्टरी पूरी कंस्ट्रिक्टेड है, तो राइट साइड हार्ट को ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट राइट साइड हार्ट फेलियर हो जाएगा, राइट साइड हार्ट फेलियर हो जाएगा, एंड दैट इज नोन एज कोर पल्मोनल। अब राइट साइड हार्ट फेलियर होगा तो जो राइट साइड में ब्लड कहाँ से आता है, हमारा नीचे से आता है, पूरा लाइक पूरी बॉडी से आता है, तो ब्लड प्रॉपरली नहीं आ पाएगा, तो बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा, तो एडिमा देखने को मिलेगा, ठीक है ना। So right side heart failure caused by long term high blood pressure in the pulmonary artery called pulmonal, yes it is present, this is the complication, ठीक है। B, any of the listed condition, ठीक है। C, high blood pressure in the arteries that supply the lungs pulmonary hypertension, yes it is also present, and D, swelling caused by excess fluid trapped in the body's tissues, that is edema, तो yes, तो सारे के सारे complication देखने को मिलेगा, तो आंसर क्या होगा, B, all any of the listed condition will be seen in the COPD, advanced COPD patient में देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हर राउंड्स नर्स सुसान चेक ऑन मिस्टर मार्टिन एंड नोट्स अ स्लाइट ट्रेमर एंड इंक्रीज्ड हार्ट रेट, शी कंसीडर्ड दैट दिस सिम्टम्स could be side effect of a medication he is been receiving for his COPD। तो कौन कौन सा साइड इफेक्ट दिख रहा है उसको, एक तो हार्ट रेट, टैकीकार्डिया और ट्रेमर, ठीक है।
She recalls her training and reflect on which drug could potentially cause such symptoms. तो कौन सा ड्रग जो है वो symptoms cause करेगा. Which medication used in the treatment of COPD could potentially lead to tremor and tachycardia in a patient. So basically ये है मेन हमारा questions. साल्ब्यूटामोल, तो देखो यस, साल्ब्यूटामोल क्या था, बीटा 2 एगोनिस्ट था. बीटा 2 एगोनिस्ट था तो ये क्या करेगा, जो हमारे हार्ट के जो मसल्स है सिंपैथेटिक रिलीज करेगा ना, तो हार्ट के मसल्स है तो वहां पे क्या होगा, टेकिकार्डिया होगा, हार्ट रेट इंक्रीज होगा. तो यस, टेकिकार्डिया सीन. एंड स्केलेटल मसल्स को भी स्टिमुलेट करेगा तो ट्रेमर भी देखने को मिलता है. तो इसमें टेकिकार्डिया और ट्रेमर दोनों देखने को मिलता है. कमिंग टू थियोफाइलिन. थियोफाइलिन हमने अभी पढ़ा था. थियोफाइलिन जो था हमारा मिथाइल जैंथिन्स था. थियोफाइलिन भी क्या करता है, ब्रोंकियल मसल्स को रिलैक्स करता है. तो इसका भी साइड इफेक्ट होता है, दैट इज हमारा टेकिकार्डिया इसमें भी देखने को मिलता है. ठीक है, सो टेकिकार्डिया इसमें भी देखने को मिलता है, बट ट्रेमर उतना कॉमनली देखने को नहीं मिलता है. ब्यूटीसोनाइड में बेसिकली ओरल थ्रस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि हम बेसिकली जो सीओपीडी की जो पेशेंट है वो किससे इनहेल करते हैं ना, जो भी ड्रग्स होता है वो इनहेल करते हैं. ठीक है ना. सो ब्यूटीसोनाइड में बेसिकली ओरल थ्रस्ट देखने को मिलेगा. एंड इप्राट्रोपियम में भी आपको ट्रेमर या फिर टेकिकार्डिया देखने को नहीं मिलेगा. इप्राट्रोपियम अभी हमने पढ़ा ना, वो कौन से क्लास को बिलोंग करता था, एंटीकोलिनर्जिक. तो आपको लाइक ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, ये सिम्टम्स देखने को मिलता है. तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया. आंसर क्या होगा, साल्ब्यूटामोल इज द करेक्ट आंसर. बेसिकली साल्ब्यूटामोल में बेसिकली ट्रेमर और टेकिकार्डिया देखने को मिलता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुसान कंटिन्यूज हर शिफ्ट. शी रिव्यू हर नॉलेज ऑन फैक्टर दैट कुड पोटेंशियली कॉज अरिथमियाज इन सीओपीडी पेशेंट. She knows that certain condition and treatment can indeed lead to irregular heart rhythm, but one option does not fit the bill. Which of the following is not typically a factor that might cause arrhythmia in a patient with COPD? So इन्होंने बोला है कि इनमें से कौन सा ऐसा कंडीशन है not typically a factor that might cause arrhythmia in a patient with COPD. First है administration of ipratropium. इप्राट्रोपियम. बी है डिस्टर्बेंस इन द बैलेंस ऑफ एसिड एंड बेस इन द बॉडी. देखो कभी हमें समझ नहीं आया ना, तो ए ऑप्शन पढ़ के समझ नहीं आया, चलो बी पढ़ते हैं. सो बी आप थोड़ा सोचो, अगर बैलेंस होगा एसिड एंड बेस में, अगर बैलेंस इम्बैलेंस होता है, सो देयर इज वेरी हाई चांस कि अरिथमिया होने के चांसेस है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा तो इलेक्ट्रिकल जो कंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे बॉडी के अंदर जो लंग्स जो हमारे हार्ट को जो इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा चाहिए प्रॉपर्ली, जैसे कि हाइपरकेलेमिया, हाइपोकेलेमिया, पोटेशियम कितना ज्यादा इंपैक्ट करता है हमारे हार्ट पे, है ना. सो इट कैन लीड्स टू अरिथमिया, है ना. सो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस इम्बैलेंस विल लीड्स टू arrhythmia. Yes, it can lead to. C, low level of oxygen in the blood, it will definitely lead to क्या बोलते हैं, arrhythmia. अगर properly ऑक्सीजन नहीं मिलेगा हार्ट मसल्स को तो MI होगा, अरेस्ट आ सकता है, arrhythmia तो नहीं होना है. तो ये भी गलत हो गया. सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ थियोफाइलिन, तो एक तो हमारा ए ऑप्शन है, एक तो हमारा डी ऑप्शन है, जिसमें हमें थोड़ा कंफ्यूजिंग है. तो अगर आप थियोफाइलिन के बारे में पढ़ो ना, तो आपने पढ़ा होगा कि थियोफाइलिन का ना एक नैरो थेराप्यूटिक रेंज होता है, जैसे कि हमारा डिजॉक्सिन हो गया, लिथियम हो गया, है ना. ऐसे ही थियोफाइलिन का भी नैरो थेराप्यूटिक रेंज होता है. अगर आपने इस थेराप्यूटिक रेंज से ज्यादा करोगे तो इसमें आपको बेसिकली कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और हमारा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में. सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको सीजर देखने को मिल सकता है अगर टॉक्सिसिटी होगी तो, और कार्डियोवास्कुलर में बेसिकली मोस्ट कॉमनली अरिथमिया देखने को मिलता है. तो ये भी हमारा फिट हो रहा है. तो फिट कौन सा नहीं हो रहा है, दैट इज द इप्राट्रोपियम, दैट इज एंटीकोलिनर्जिक ड्रग में बेसिकली इरेगुलर हार्ट रेट अरिथमिया देखने को मोस्ट कॉमनली देखने को नहीं मिलता है. तो आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, ओके. Coming to the next question, that is Susan, a seasoned nurse in the middle of her shift at a bustling urban hospital, when a new patient, Mr. Martin, is wheeled in. He is a 67-year-old man with a history of heavy smoking, who is now experiencing persistent coughing, shortness of breath. Susan knows that these symptoms point to chronic obstructive pulmonary disease, right? But she also understands that a definitive diagnosis cannot be made without certain specific evaluation. बिल्कुल करेक्ट. हम ओनली द बेसिस ऑफ सिम्टम्स के बेसिस पे हम डेफिनेटिव डायग्नोसिस नहीं करते हैं until and unless हमें लाइक प्रॉपरली कुछ भी लाइक एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन हो गया, MRI हो गया, उससे हम
प्रॉपरली डेफिनेटिव डायग्नोसिस करते। तो वही उन्होंने बोला कि उसका रिस्क फैक्टर है, उसका सिम्टम से पता चल रहा है, बट स्टिल हमें डेफिनेटिव डायग्नोसिस चाहिए, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड would allow for a certain diagnosis of COPD? A. Taking an image of the patient's chest using electromagnetic radiation, X-ray. Yes, X-ray is important, उसमें आपको hyperinflation lungs दिखेगा, है ना, बैरल से, बट ये जो दिखेगा ना वो बहुत लेटर स्टेज में दिखेगा, अर्ली स्टेज में नहीं दिखेगा, तो इतना आप लाइक यू कांट से कि डेफिनेटिव डायग्नोसिस तो नहीं है ये, ठीक है। बी है लिसनिंग टू द पेशेंट चेस्ट विद स्टेथोस्कोप ऑस्कल्टेशन, इट इज ऑल्सो नॉट द डेफिनेटिव, क्योंकि हो सकता है आपको वीजिंग, आपको ऑस्कल्टेट होगा, बट वीजिंग तो अस्थमा में भी मिलता है, तो आप डेफिनेटिव डायग्नोसिस नहीं कर सकते हो। सी परफॉर्मिंग जनरल ब्लड एग्जामिनेशन, इससे भी नहीं पता चलेगा। डी कंडक्टिंग अ टेस्ट to measure the amount and speed of air the patient can, ये बार बार ना नीचे चले जाते हैं, इतना बड़े क्वेश्चन से नहीं है। the patient can, हाँ, the patient can inhale and exhale, that is spirometry। तो देखो, अगर हम डेफिनेटिव डायग्नोसिस की बात करें ऑफ क्या बोलते हैं COPD, तो एक तो हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है HRCT। HRCT is the definitive diagnosis and स्पायरोमेट्री में हमें क्या पता चलता है, स्पायरोमेट्री में हमें पता चलता है, इट बेसिकली स्पायरोमेट्री में क्या बताता है, इट टेल्स कंडक्टिंग अ टेस्ट टू मेजर द अमाउंट, दैट इज द वॉल्यूम एंड स्पीड ऑफ एयर द पेशेंट कैन इनहेल एंड एक्सहेल, कितना अमाउंट ऑफ एयर पेशेंट लेता है एंड एक्सहेल करता है, सो दैट इज सीन इन द स्पायरोमेट्री में। सो स्पायरोमेट्री में बेसिकली जो COPD में बेसिकली हम क्या देखते हैं, FEV1, दैट इज द फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, जो कि क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। फोर्स वाइटल कैपेसिटी, वो भी या तो नॉर्मल होगा या तो रिड्यूस हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, जो पेशेंट एक्सपायरेशन की जो पावर है ना वो डिक्रीज हो जाती है। सो फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड डिक्रीज हो जाती है। एंड जो FEV1 और FVC जो रेशो है वो लेस देन 0.7 होती है, सो दैट इज द डेफिनेटिव डायग्नोसिस होती है। तो आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, evening falls and Susan is getting ready to evaluate the effectiveness of the therapeutic plan of Mr. Martin's COPD treatment. She knows that force expiratory volume is a key metric. Yes, अभी हमने बताया आपको, but there are also other parameters that should be taken into consideration. Besides FEV1, which of the following aspects should also be examined when assessing the therapeutic potential of a compound used for COPD treatment? That is, A, the patient's ability to perform physical activity, exercise tolerance, of course कि patient जो है वो exercise tolerate कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, जल्दी से थक जाता है, कैसे है ना, shortness of breath है, ये सब हम चेक करते ही करते हैं। B, all the options listed. C, frequency of sudden worsening of patient symptoms, so of course ये भी हमारा important है। And the last one is the severity and type of symptoms experienced by the patient, that is the symptoms. तो exacerbation rates और symptoms, तो ये सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं। तो आंसर क्या होगा, B, that is the all of the above, ठीक है ना। ओके, सो इतने हमारे क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू हमारा COPD टॉपिक। एंड COPD पेशेंट को हम लो फ्लो ऑक्सीजन देते हैं, ये पता होना चाहिए, थ्रू नेजल कैनुला के। क्या क्या इंडिकेशन था वो मैंने आपको बता दिया, क्या क्या रिस्क फैक्टर था, सिम्टम्स था, कॉम्प्लिकेशन हो गया, मेडिकेशन हो गया, तो सारे टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए रिलेटेड टू COPD। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, लगे रहो, जमे रहो, अच्छे से पढ़ो।